गुड इवनिंग एवरीवन। मैं दक्ष एकेडमी के माध्यम से, दक्ष एकेडमी हमीरपुर के माध्यम से मैं आपके सामने उपलब्ध हुआ हूँ। आज हम लोग लेखपाल के विषय पर हम लोगों ने जैसे पिछली क्लासों पर चर्चा की, हम लोगों ने देखा कि ग्रामीण समाज विकास पर हम लोगों ने चर्चा प्रारंभ कर दी है और धीरे धीरे हम प्रश्नों की ओर बढ़ रहे हैं और इस धीरे धीरे हम लोग काफी प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। हम लोगों ने ज्योग्राफी का एक सीजन, एक पोर्शन भी हम लोगों ने चालू कर दिया है, वो भी हमारी क्लासेस चल रही हैं। और बर्ड ज्योग्राफी तो ऑल एग्जाम के लिए, वो चाहे पीसीएस हो, आप लोग चाहे एसएससी सीजीएल वगैरह भी दे रहे हो, उसके लिए भी, और लेखपाल के लिए 1 से 2 प्रश्न आने की संभावना है, 2-3 प्रश्न आ सकते हैं और ये बहुत हार्ड टॉपिक है, बहुत कम समझ में आते हैं बर्ड ज्योग्राफी के। लेकिन हम आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ हिंदी 25 नंबर लेखपाल के लिए हम लोग आज उपलब्ध हुए हैं। पहले तो मैं आपको जानकारी के लिए कुछ बता दे रहा हूँ कि हिंदी को पढ़ना कैसे। देखिए, हम लोग हिंदी के विद्वान नहीं है, ठीक ना, हमें हिंदी का विद्वान बनना है, ठीक। हम लोग को केवल ये समझना है कि कंपटीशन में हिंदी का क्या महत्व है और कंपटीशन में हिंदी आती कैसे है और इसे क्रैक कैसे करें। अगर आप वास्तव में हिंदी के विद्वान है, हिंदी में आपको पीएचडी करना है, ठीक है, हिंदी में पीएचडी करना है, तो कंपटीशन की हिंदी फिर आपके लिए मायने नहीं रखती, ठीक। क्योंकि यहाँ हम लोग हिंदी को ट्रिक बेस में पढ़ना चाहते हैं। हम लोग यहाँ हिंदी के ट्रिक्स पढ़ेंगे, अपने इस प्रकार से पढ़ेंगे कि हम अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सकें। अगर किसी चीज में गहनता से जाएंगे तो हमें कंफ्यूजन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन बिंदु बिंदु को हम लोग पकड़ेंगे और उन बिंदुओं को जरूर पकड़ेंगे जहां से प्रश्न बनेगा, और जहां से प्रश्न बनता है उसके नीचे से लेकर बिल्कुल ऊंचाई तक जाएगा। लेकिन जहां से प्रश्न बनने की कोई संभावना नहीं, कोई प्रश्न नहीं बनते, उन टॉपिकों को हम बिल्कुल हाथ लगाने वाले नहीं है। देखिए, हिंदी आपकी 25 नंबर की आनी है और मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा था, मैं आज आपको फिर बता दे रहा हूं, हिंदी के लिए समझ लीजिएगा, हिंदी के लिए समझ लीजिएगा। हिंदी में आपको एक विशेषता याद रखनी है कि हिंदी में ग्रामर का जितना भी पोर्शन है सब आपके सिलेबस में है, ठीक। और मेरे अनुमान से, मैंने आपसे कहा था, इसमें 5 से लेकर 7 से मेरा अनुमान यह है कि 10 प्रश्न भी हिंदी साहित्य से हो सकते हैं। तो हम लोग रचनाओं पर भी काम करने वाले हैं, अच्छी तरह रचनाओं पर काम करेंगे। पर्यायवाची वगैरह आप लोग पढ़ते रहिए और मैं उसकी भी क्लास लेकर आऊंगा, विलोम शब्द की क्लास लेकर आऊंगा, जो कि हम लोग शब्दों को अर्थ के माध्यम समझेंगे, कुछ ट्रिक के माध्यम से भी समझेंगे। आइए चर्चा करते हैं। देखिए, हिंदी की कक्षा में आज मैं आपके सामने प्रथम टॉपिक लेता हूं। ये टॉपिक है आपके सामने वर्ण विचार। देखिए, हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं वर्ण विचार पर और ये हम लोग शुरुआत करेंगे। देखिए, वर्ण विचार में अगर सिंपल से चर्चा की जाए तो ये 1 से 2 क्लास में खत्म हो सकता है, ठीक। इसके लिए दूसरी क्लास बहुत ज्यादा हो सकती है। लेकिन वर्ण विचार से, चूंकि हम लोग पिछली परीक्षाओं से देखते आए हैं कि यूपी में काफी प्रश्न बनते हैं, पिछली बार लेखपाल में प्रश्न आए, तो मेरा ये माध्यम है, अगर यहाँ से प्रश्न बना तो मैं इस क्लास को कम से कम 4 से 5 लेक्चर में खत्म करूंगा केवल वर्ण विचार। मेरी कोशिश रहेगी चौथे लेक्चर में ही वर्ण विचार खत्म हो, लेकिन हम लोग इसको बिल्कुल गहनता से समझेंगे, किस प्रकार से एक एक चीज को नोट करते चलिएगा। देखिए, जरा देखिए, आपके सामने वर्ण विचार मैंने एक टॉपिक लिया गया है। पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं वर्ण की, इसकी बात कर लेते हैं वर्ण, ये हम लोग बात कर लेते हैं अक्षर की, इसके बारे में हम लोग जानना चाहते हैं। वर्ण या अक्षर की परिभाषा देंगे। अगर आपसे पूछा जाए कभी कि वर्ण किसे कहते हैं, ठीक, वर्ण किसे कहते हैं, अगर आपसे पूछा जाए वर्ण किसे कहते हैं, तो याद रखना, सीधी सी तरीके से आप लोग कह सकते हैं कि वर्ण भाषा की, ठीक है। सुनिएगा, मैं यहाँ पे एक शब्द एक और लिख दे रहा हूं, भाषा, एक शब्द और लिख दे रहा हूं मैं आपके सामने, बोली, ठीक। तो आपको यहाँ पे याद रखना है भाषा, दूसरा बोली, तीसरा आपके सामने लिखा, मैंने क्या लिखा भाई, वर्ण। तो याद रखना वर्ण किसे कहते हैं, तो आप लोग सीधे तरीके से याद रखना, जो आपकी लैंग्वेज मिलेगा कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, ठीक, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। क्लियर है कि नहीं, क्या कहलाती है, वर्ण। देखिए, एक शब्द और मिलेगा आपके सामने। एक प्रश्न आया आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया और परीक्षा में प्रश्न ये पूछा गया कि वर्णमाला किसे कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, वर्णमाला किसे कहते हैं, आपसे परीक्षा में पूछा गया वर्णमाला किसे कहते हैं। तो यार ना, वर्णमाला के बारे में आपको जानकारी बता दूं, वर्णों का व्यवस्थित क्रम, ठीक, जो आपके वर्ण होते हैं, इन वर्णों का व्यवस्थित क्रम ही क्या कहलाता है, वर्णमाला। कैसा क्रम, व्यवस्थित क्रम। जब तक कि वर्णों का व्यवस्थित क्रम ना हो वहां वर्णमाला नहीं बन सकती। तो वर्णों का जो व्यवस्थित क्रम है वो आपका क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। अब
अब लोग हम लोगों ने दूसरी बात की किसे कहते हैं, तो हमने कहा इस प्रकार से डिफाइन करिए कि किसी भी भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है प्रश्न बना भाई भाषा क्या है। तो याद रखना भाषा क्या है। दूसरा प्रश्न बना भाई बोली क्या है। ठीक, प्रश्न बना आपके सामने कि भाषा क्या है, प्रश्न बना बोली क्या है। तो याद रखना अगर मैं भाषा के बारे में बताऊं आपको और बोली के बारे में बताऊं तो केवल इतना याद रखना, जब भी कोई व्यक्ति अपने विचार, ठीक, अपने विचारों को जिस माध्यम से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है उसे हम लोग बोलते हैं भाषा। क्लियर है कि नहीं है? जब भी कोई व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक जिस माध्यम से जिस तरीके से पहुंचाता है वो तरीका या वो माध्यम क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। आपने किसी को इशारा किया, मतलब आपने किसी को क्या किया, संकेत किया, तो ये सांकेतिक भाषा बन गई। आपने उसे कहा कि हम मारेंगे तुमको, तो ये आपका इस प्रकार से जो हाथ काम कर रहा है ये मारने का संकेत दे रहा। तुम्हारे मन में विचार क्या है, उसे मारने का, पीटने का विचार है। जब आपको पीटने का विचार है तो आपने संकेत, अपने विचार इस संकेत के माध्यम से सामने वाले तक पहुंचा दिए, इसलिए सांकेतिक भाषा बन गई। दूसरा प्रश्न याद रखना, दूसरा यहाँ पे याद रखना, एक भाषा होती है लिखित भाषा। ठीक, कौन सी भाषा, लिखित भाषा। तो यार ना जब हम अपने विचारों को, जैसे मैं अपने विचार में आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरा विचार है कि वर्ण, मैंने वर्ण के बारे में बताया, वर्ण विचार हमने आपको बताया वर्णमाला, तो मेरा विचार है कि वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित क्रम होता है। तो मैंने अपने विचार आपके सामने लिख के पहुंचा दिए। कौन सी भाषा होगी, लिखित भाषा। एक और होती है, याद रखना, सांकेतिक भाषा की बात कर ली हम लोगों ने, लिखित भाषा की बात कर ली। अब मैं आपको एक बात और बता दे रहा हूं, ठीक, एक बात और बता दे रहा हूं आगे बढ़ने से पहले। आप ये पहले दो मतलब समझ लीजिएगा, एक बात और बता दे रहा हूं। देखिए भाषा, याद रखना, भाषा किताबी नहीं होती, ठीक, भाषा अक्षरों की मोहताज भी नहीं होती। ठीक, अब सांकेतिक भाषा में केवल हम लोग संकेत करते हैं। ठीक, अब जबकि हम लोग बात करें लिखित भाषा में कैसे पहुंचाते हैं, हम लिखित भाषा में हम लोग बताएं आपको लिखकर पहुंचाते हैं अपने विचारों, कैसे, लिखकर। जबकि एक चीज होती है बोली। अब बोली में ये मत कह देना कि भाई भाषा बोली अलग है, तो बोली के भी बोल सांकेतिक बोली नहीं हो सकती। बोली का तो केवल मतलब ऐसा है जिस भाषा का अपना कोई साहित्य नहीं होता, जिस भाषा को अपना साहित्य नहीं लिखा जाता उसे बोली कहते हैं। नहीं बात समझ में? जिस भाषा का अपना कोई साहित्य नहीं लिखा जाता उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बोली। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप लोगों ने नाम सुना होगा भोजपुरी। ठीक, तो भोजपुरी क्या है, ठीक, भोजपुरी क्या है, तो यार भोजपुरी क्या है, भोजपुरी क्या है भोजपुरी, तो आपको यार भोजपुरी बोली, क्योंकि भोजपुरी का कोई अपना साहित्य नहीं। क्लियर बात? अगर इसका साहित्य बन जाए तो भोजपुरी भी क्या बन जाएगी, आपकी भाषा बन जाएगी। क्या बन जाएगी, भाषा। उससे आगे बढ़ने से पहले मैं दो तीन प्रश्न आपको बता दे रहा हूं। जैसे, ठीक, जैसे भाषा, पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा। अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले, ठीक, पूछा जाए आपसे पहले कि भाषा, ठीक, तो याद रखना जो वर्ण है भाषा की सबसे छोटी इकाई है, लेकिन कैसी इकाई है, लिखित इकाई। क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है कि नहीं है? भाषा, ठीक, मैं बताया वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, जबकि दूसरी बात समझना, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, मौखिक इकाई। ठीक, यहां पर उत्तर आपका क्या होगा, ध्वनि। अब मैं आपको यहां बता दे रहा हूं जो भाषा का आपका तीसरा प्रकार मिलेगा ये होगा आपका मौखिक भाषा। अब मौखिक भाषा में क्या होता है, मौखिक भाषा में क्या होता है, तो मौखिक भाषा की सीधी सीधी बात यह है कि जब कोई व्यक्ति बोलकर अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है तो भाषा क्या कहलाती है, मौखिक भाषा। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं यहाँ पर कि सांकेतिक भाषा, लिखित भाषा और मौखिक भाषा में सबसे कठिन भाषा कौन सी होती है, ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। आपके पास तीन विकल्प है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा सबसे कठिन है, तो याद रखना पहला विकल्प है सांकेतिक भाषा, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। तो याद रखना सबसे कठिन जो भाषा है वो सांकेतिक भाषा है। लिखित भाषा की जो सबसे छोटी इकाई वो कौन सी है, वर्ण, जबकि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है भैया, ध्वनि। जबकि एक प्रश्न बन सकता है, ठीक, एक प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है, भाषा की
सार्थक इकाई। सार्थक इकाई का मतलब होता है अर्थपूर्ण इकाई, तो उत्तर आपको बताना वहां पे शब्द। ठीक, मेरी बात समझना, भाषा की सार्थक इकाई कौन है, तो उत्तर बताना आपको शब्द। जबकि एक प्रश्न और आपको यहां से पूछ सकता है, ठीक, व्याकरण, व्याकरण की दृष्टि से, ठीक, व्याकरण की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई, पूर्णता, पूर्णता छोटी इकाई, ठीक, पूर्णता सबसे छोटी इकाई, से छोटी इकाई, ठीक, तो उत्तर आपको बता देना कि वो उत्तर आपका क्या होगा, वाक। देखिएगा जरा ध्यान से, मैं क्या बताना चाहता हूं आपको। हम लोगों ने सबसे पहले कोई बात की वर्णों की। हमने कहा वर्णों का व्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है, वर्णमाला। ठीक, हमने कहा वर्ण, वो हमें आपको आगे बताएंगे हम लोग। एक स्वर होंगे, दूसरे होंगे व्यंजन, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे पूर्णता। लेकिन मैंने आपको यहाँ बता दिया कि हम लोग वर्ण में यहाँ से सब सीख रहे थे भाषा। तो हमने कहा जब व्यक्ति अपने विचारों को एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक पहुंचाता है, उसे हम लोग जिस माध्यम से, वह माध्यम कहलाता है भाषा। भाषा तीन प्रकार की हमें मिली, सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई हमें उत्तर क्या मिला भाई, वर्ण। मौखिक भाषा की, ठीक, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई हमें उत्तर क्या मिला, ध्वनि। जबकि भाषा की सार्थक इकाई उत्तर क्या मिला हमें, शब्द। जबकि व्याकरण की दृष्टि से पूर्णता सबसे छोटी इकाई, उत्तर हमें क्या मिला, वाक। तो यार हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये वर्ण हो गए और हम लोग बात करेंगे इनकी संख्या की। तो आप बताइएगा वर्णों की संख्या कितनी है, 40। जो आपकी हिंदी की वर्णमाला है, ठीक, हिंदी की जो आपकी वर्णमाला है, वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, 52। ठीक, अब दूसरी बात रखना, 52 अगर आपसे पूछा जाए, ठीक, तो वर्णों को हम लोगों ने दो भागों में बांटा है। एक आपको मिलेंगे वर्ण स्वर, ठीक, दूसरे क्या मिलेंगे, व्यंजन। क्लियर है कि नहीं है? एक आपको मिलेगा स्वर, दूसरा आपको क्या मिलेगा, व्यंजन। अब देखेंगे इनकी संख्या होगी 11, जबकि इनकी संख्या होगी कितनी आपकी, 44। अगर हम लोग इसको जोड़ते हैं तो आपको उत्तर के, सॉरी, इसकी संख्या होगी 33, इसकी होगी 11, और हम इसको जोड़ते हैं तो उत्तर क्या मिलता है हमें, 40। तो ये निकल कर आते हैं हमारे सार्थक शब्द, सार्थक वर्ण। ठीक, तो यार वर्णमाला में कुल कितने सार्थक वर्ण हैं, तो उत्तर आपको बताना 44। स्वरों की संख्या कितनी है, उत्तर बताना आपको 11, जबकि व्यंजन कितने हैं, 33। जबकि संस्कृत भाषा में हम लोग देखें तो संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या में एक्स्ट्रा मिलती है, यानी 13 स्वर मिलते हैं। कितने स्वर मिलते हैं, 13। तो ये आपको छोटी सी बात समझ में आई। अब यहाँ पर मैं आपको और छोटी सी जानकारी दे दे रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए स्वर किसे कहते हैं। तो लेकिन आपको इस प्रकार से प्रश्न नहीं पूछेगा स्वरों के बारे में। हम अभी डिटेल चर्चा करेंगे स्वर के बारे में। हम लोग एक परिभाषा रट लेते हैं स्वर की, ठीक, मैं जैसे परिभाषा बताते रहूंगा। अभी मैं आपको परिभाषा बता रहा हूं स्वर की, कि स्वर ऐसी वर्ण है, ठीक है, तो वर्ण स्वर जिनको उच्चारण करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती, जिनका उच्चारण मुक्त होता है, या जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, उससे क्या बोलते हैं, वर्ण, स्वर। क्या बोलते हैं, स्वर। तो ना स्वर के उच्चारण में किसी प्रकार का टाइम नहीं लगता। अब व्यंजन, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए स्वर की आवश्यकता होती है, ऐसे व्यंजन व्यंजन कहते हैं। जिनके उच्चारण के लिए स्वर की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग नाम क्या देते हैं, व्यंजन नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, व्यंजन। अब देखना यहाँ पे अंतर क्या है, तो मैं यहाँ पे मैं अभी आपको लिखकर बताऊंगा कि स्वर की 2 से 3 से 4 परिभाषाएं आपको सही तरीके से, अलग अलग तरीके से पढ़नी है, क्योंकि वो देगा निम्नलिखित में से कौन सी बात स्वर के बारे में सही नहीं है। ऐसे प्रश्न आने लगे आजकल। 4 बातें वो देगा, निम्नलिखित में कौन सी बात स्वर के बारे में सही नहीं। फिर देगा व्यंजन, तो याद रखना व्यंजनों को बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है, लेकिन स्वरों को बोलने के लिए व्यंजनों की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे समझिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया का, तो क्या का व्यंजन है ना, ये मत बोलना का व्यंजन। याद रखना पूर्णता व्यंजन का तब होगा जब का के नीचे ये करेंगे, क्योंकि इस का मतलब है का प्लस आ, ये लिखा हुआ है का प्लस आ, जबकि ये का क्या है, सुपूर्ण रूप से आपका कैसा व्यंजन है, बिल्कुल शुद्ध व्यंजन है।
ठीक, तो ये व्यंजन की बात कर रहा था। तो ये हम आपको स्वरों के बारे में बता रहे थे। ये किसके प्रकार बता रहे थे? बड़ के। तो बड़ों का व्यवस्थित क्रम कहलाता वर्णमाला, जिसकी संख्या कितनी होती है? 52। कितनी होती है? 52। स्वर कितने होते हैं हमारे? 11। व्यंजन कितने होते हैं? 33। सार्थक वर्ण कितने होते हैं हमारे? सार्थक वर्णों की संख्या कितनी होती है? 44। जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं? स्वर। जिनका उच्चारण कैसा होता है? मुक्त। हम लोग उससे क्या बोलते हैं? स्वर। जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है क्या कहलाते हैं? व्यंजन। देखिए, स्वर की सहायता से का उच्चारण होगा। कैसे? का लिखा थोड़ी मिलता हम लोगों को, ठीक, लेकिन ये पूर्णता व्यंजन है। क्या है ये? पूर्णता व्यंजन है। अगर मैं आपको आगे बात करूं, ठीक, आगे बात करूं तो मैं आपको अभी बता दे रहा हूं इसके बारे में, ठीक, अपनी बात बता दे रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा। एक प्रश्न बता दे रहा हूं, निम्नलिखित में से कौन सी बात, निम्नलिखित में से, निम्न में कौन सी बात, याद रखना ये आएगा प्रश्न परीक्षा का, निम्न में कौन सी बात स्वर के लिए सही है? पहली बात, बेध्वनियां जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है। समझना, पहला पॉइंट लिखा, निम्नलिखित में से कौन सी बात स्वर के लिए सही है? पहली बात, बेध्वनियां जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है। दूसरी बात देखिए, उच्चारण बिना बाधा के होता है। तीसरी बात, निर्वात में होता है, या कह सकते हैं निर्वात गति से होता है। चौथी बात, स्वर की संख्या 13 होती है। पांचवी बात, सभी, ठीक। देखिए, प्रश्न को थोड़ा बदल लेते हैं हम लोग। निम्न में कौन सी बात स्वर के लिए सही नहीं है? ये प्रश्न बना दे रहा हूं मैं आपके लिए, स्टार लगा लीजिएगा इस प्रश्न को, ठीक। स्वर के बारे में देखिए, स्वर के बारे में प्रश्न बनेगा आपका, ठीक, स्वर के बारे में प्रश्न बनेगा आपको इस प्रकार से मैं बता दे रहा हूं, निम्न में कौन सी बात स्वर के लिए, निम्नलिखित में कौन सी बात स्वर के लिए सही नहीं है? देखना, बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बता दे रहा हूं स्वर के संबंधित में। पहली बात लिखिए, बेध्वनियां जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है, क्या उन्हें स्वर कहते हैं? उच्चारण बिना बाधा के होता है, उच्चारण बिना बाधा के होता है, निर्वात गति से होता है, स्वर की संख्या 13 होती है। उत्तर है कि सभी गलत है। क्या? इनमें से आपको एक ढूंढना कौन सा गलत है और कौन सा सही है। जबकि मैं आपको एक बात और बताऊं इसके संदर्भ में, छोटी सी बात बता दूं, आप लोग जो पेपर दे रहे हो, हिंदी का पेपर दे रहे हो, देखना कुछ लाल लालियों क्या समझ में आ रहा होगा कि नहीं, संस्कृत में स्वर कितने होते हैं? 13। उसने कहा ये तो गलत हो नहीं सकता। उसने कहा बिना बाधा के उच्चारण, फिर निर्वात, वो दोनों में पर कंफ्यूजन हो जाएंगे, एक को गलत करके चले आएंगे, बोलो सही, हम तो क्वेश्चन तो सही करके आए। तो याद रखना, तुम लोग हिंदी का पेपर दे रहे हो, तो यहाँ आपको याद रखना, यहाँ 13 की जगह नहीं, क्या होना चाहिए? 11 होना चाहिए, तब उत्तर ये आपकी वाली लाइन सही होती, अन्यथा आपकी लाइन सही नहीं होती। तो मैंने जो 4 बातें लिखी हैं, 1 2 3 4, तो अब यहाँ पे याद रखना, चारों बातों को आप लोग नोट कर लोगे, और नोट करने के बाद देखिएगा कि चारों की चारों बातें आपके लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये स्वरों पर हम लोगों ने देखा, इस स्वरों की बात हम लोग कर रहे थे, तो यहाँ पे हमें देखा कि स्वर
वे ध्वनियां जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है, उच्चारण बिना बाधा के होता है, निर्वात गति से उच्चारण होता है, स्वर की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ये चारों बातें सही है। हमारा ये क्वेश्चन गलत था जब हम लोगों ने उच्चारण क्या लिखा था? होते हैं। देखना 13 जो स्वर होते हैं वो किसमें होते हैं? संस्कृत भाषा में होते हैं। किसमें होते हैं? संस्कृत भाषा में। आगे हम लोग जो चर्चा करेंगे, देखिए आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है, ठीक। देखिए आगे हम लोग चर्चा करते हैं, थोड़ी सी चर्चा और कर दे रहा हूं मैं, थोड़ी चर्चा कर दे रहा हूं और आगे। देखिए स्वरों का वर्गीकरण, अगर हम लोग बात करें स्वरों के वर्गीकरण की, हम लोग बात करें, ठीक, स्वरों के वर्गीकरण की हम लोग बात करें। देखो स्वर का वर्गीकरण अगर हम लोग देखें तो स्वर का वर्गीकरण देखिए हम लोग 4 प्रकार से कर सकते हैं। स्वरों का वर्गीकरण, ठीक, स्वरों का वर्गीकरण। देखिए पहला जो हम स्वरों का वर्गीकरण करेंगे वो इस प्रकार से करेंगे, उत्पत्ति के आधार पर देखेंगे स्वर कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा हम देखेंगे उद्गम के स्थान इस आधार पर, उद्गम के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। हम देखेंगे तीसरी बात इतिहास के आधार पर स्वर देखेंगे हम लोग। काफी नई चीज आपको मिलेंगी। हम लोग चौथी बात देखेंगे स्रोत के आधार पर स्वर। देखिए सारी की सारी बातें नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक, सारी की सारी आज बातें मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक। उत्पत्ति के आधार पर, उद्गम के आधार पर, इतिहास के आधार पर, स्रोत के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ये 4 प्रकार से हम लोग देखेंगे स्वर कितने प्रकार के होते हैं। देखिए अगर मैं सिंपल चर्चा करना चाहूं, स्वर आपको कई प्रकार से मिलेंगे, तो हम लोग जो अपनी नेक्स्ट क्लास में चर्चा चाहने वाले हैं, जो अगली क्लास में लोग चर्चा चाहेंगे वो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें। उत्पत्ति के आधार पर स्वर, उद्गम के आधार पर स्वर, ठीक, और हम लोग इतिहास और स्रोत के आधार पर हम आपको स्वरों का वर्गीकरण बताएंगे। फिर हम लोग आगे बात करेंगे। जबकि हम लोग दूसरी बात आपको जानकारी के लिए बता दें, ये हमारा हिंदी का सेशन डेली चलता रहेगा, हम डेली आपके सामने आते रहेंगे और हिंदी का पूरा कोर्स हम लोग पूरे 25 के 25 नंबर इसी व्हाइट बोर्ड से आपको दिलाएंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए, घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए और लॉकडाउन के नियमों का पालन करिए। और जो भी हमारे साथ बना है, आपको केवल इतना काम करना है कि आप लोग जो लोग हमसे जुड़े हैं, जो आपको हमारे टेलीग्राम से या ग्रुप के माध्यम से जो भी पीडीएफ मिलती है उसे आप लोग पढ़िए, उसको आप पढ़ते रहिए, ये हमारे नोट बनाते रहिए। मैं सारी बातें अपने माइंड पे रखे हूं, एक एक पॉइंट को मैं आपको देकर जाऊंगा। अभी काफी दूर वैकेंसी है, हम लोग बिल्कुल आराम से घर में बैठकर बहुत सही तरीके से अध्ययन करेंगे। मैं एक बात और आपको बता दूं, जिस समय आपको ये प्रतीत होने लगे कि मैंने बहुत ज्यादा पढ़ लिया है, जिस समय प्रतीत होने लगे, तो उस समय याद रखना कि आपने जो पढ़ा वो सब व्यर्थ पढ़ा है। जिस समय आपको प्रतीत हो कि मैंने बहुत पढ़ लिया, मेरी बात याद रखना, जब भी आपको प्रतीत हो कि मैंने बहुत पढ़ लिया तो समझना कि आपने जो भी पढ़ा है सारा का सारा व्यर्थ पढ़ा है। क्योंकि सकारात्मक पढ़ाई की एक चेष्टा होती है, सकारात्मक पढ़ाई का ये परिणाम होता है कि कभी नहीं लगता कि तुमने बहुत पढ़ लिया। आई बात समझ में? कभी भी ऐसा प्रतीत हो कि मैंने बहुत पढ़ लिया तो समझ